नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बीएसपी विधानमंडल दल नेता विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने 18/8/2021 यानी आज के दिन मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद पानी की निकासी न होना व सगड़ी तहसील के सगड़ी व गोपालपुर देवारा में घाघरा किनारे बने बांध के कटान से जनता व किसान की परेशानी को सदन में उठाया है। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने मंत्री के संज्ञान में डाला कि मेरे क्षेत्र में सठियाव ब्लॉक है, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ पर कम से कम 2000 एकड़ जमीन है, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसकी निकासी नहीं बनी है। इसमें 30-40 गांव की जमीनें बिल्कुल पानी से भरी है, वहाँ के लोग अपना अनाज और फसल नहीं बो पा रहे हैं। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने अध्यक्ष से कहा कि मेरे पास अभी परसों भी फोन आया और कल भी फोन आया कि आप कृपया करके इसको सदन में संज्ञान में डाल दें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सगड़ी विधानसभा है व गोपालपुर विधानसभा भी है, घाघरा नदी का बेल्ट है, वहाँ भी उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। बड़े पैमाने पर बाढ़ तबाही मचा रही है। मैं खासतौर से अपने विधानसभा मुबारकपुर में सठियाओं की बात कर रहा हूँ, कृपया करके इसे दिखवा लें और पानी निकलने का प्रबंध कर ताकि पीड़ित किसानों को इससे मुक्ति मिल जाए। आप प्रयास करिए, देखिए कितना विषय आ जाए। ठीक है, हम लोग कम में ही कह लेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए मुझे अनुमति दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही गई बातों से संबद्ध करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल चर्चा किया है, आंकड़ों के साथ चर्चा किया है और उनकी बातों से ये नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी है ये कि मैं भी इस बात को कहता हूं कि इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहले आप बजट इतना भारी भरकम बजट आप ले आए, आपने उसे सैंक्शन कराया, अब वही नहीं पूरा खर्च हो पाया। अभी जैसे नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, दर्जनों विभाग उन्होंने गिनाया जिसमें शून्य है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, हम एक ही क्या चर्चा करें, सब में अगर ऊपर से ही देख लें, मैंने निकालने की भी कोशिश किया तो कहीं पे कुछ ऐसे विभाग हैं जहां कुछ थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वरना बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें बहुत बड़ी राशि जो है अभी खर्ची नहीं हुई है, ना वहां गई है। और सच्चाई यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं, चूंकि आपने कहा है कि अपनी बात कम समय में कहना है, तो मैं उसी लाइन पे चल रहा हूं। मैं बहुत आंकड़ों पे ना बात करके कुछ जमीनी हकीकत की बात करना चाहता हूं। तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बहुत पुराना नहीं हूं, लेकिन दूसरी बार चुन के आया हूं। हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है कि जमीन पर हर आदमी परेशान है। पूरे प्रदेश की जनता हताश और निराश है। सच्चाई यही है, मानते नहीं हैं। अक्सर जो लोग सत्ता में रहते हैं उनको ये लगता है कि विपक्ष जो बात कह रहा है सब विरोध करने के लिए कह रहा है। मुझे याद है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जब 2012 का वक्त था, हमारे इधर के साथी वहां बैठते थे, कभी कभी कुछ बातें हम लोग जब कहते तो बड़ा नाराज भी होते थे, बड़ा एग्रेसिव हो जाते थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ और आज हमारे साथी वो यहां आ गए। और मैं ये कह सकता हूं कि आप देखिएगा 2022 में, मुझे कहने में कोई वो नहीं कि अगर ये चुनाव जनता जरा भी सूझबूझ से होगी, मेरिट के आधार पे होगा, तो 50 सीटें जीतना आपका मुश्किल हो जाएगा। आप देख लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष जी क्या हो सकता है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, भाई मेरे सुन लो यार 2 मिनट। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। इसी प्रदेश में, इसी देश में सारे हॉस्पिटल, सारी जनता सब कहती रही कि हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कहते रहे कि ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे सरकार से कि हमारी मदद करिए, हमारे पास 2-4 घंटे का वक्त है, 2-4 घंटे का ऑक्सीजन है, और अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं किया तो 20 लोग मर जाएंगे, 50 लोग मर जाएंगे। और इससे बड़ा फेल्योर, नाकामी क्या हो सकती है कि हम इतनी भी मदद उनकी नहीं कर पाए और लोग मर गए। यही हकीकत है, हम चाहे कुछ भी कहें।
और बेरोजगारी की हम बात करते हैं, जहां रोजगार की ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हम ये बजट इसलिए ला रहे हैं। अरे भाई 5 साल आपके पास था, 5 साल में इतना बड़ा बजट भी आप ले आए, हम लोग तो खुश थे कि चलो इतना बड़ा बजट आ रहा है, कुछ भला हो जाएगा। लेकिन मैं अध्यक्ष जी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इतनी बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं थी। आज मैं अक्सर हम लोग देखते हैं, लोग आते हैं हम लोग के पास, चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं और भी बहुत से कारण हैं, लोग एमटेक किए हुए, पीएचडी किए हुए लड़के आते हैं, कहते हैं भैया अगर कहीं नहीं कुछ भी मिल जाए 10-5 हजार तो हम लोगों को कहीं लगवा दीजिए। यही हकीकत अध्यक्ष। कभी कभी तो इतना अफसोस होता है कि सच्चाई यह है कि हम लोग अगर थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ले आए, जनप्रतिनिधि और सरकार और नेता लोग, कि भाई हम लोग मेरिट पे चुनाव लड़ेंगे। आई एम सॉरी, बट यही इस देश की बीमारी है कि हमारा चुनाव धर्म और जाति के आधार पे हम लड़ते हैं, हम मेरिट पे नहीं लड़ते। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ये विकास किया है इसलिए हमें वोट दे। आप अनुपूरक हम सिर्फ नहीं अध्यक्ष जी, नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अनुपूरक पर बोल लीजिए, नहीं बाद में आप कहेंगे नहीं अनुपूरक पे ही बोल रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। आप चुनाव बता रहे थे कि जाति धर्म पर चलता है, तो अनुपूरक नहीं, कोई संबंध नहीं, ये उसी का हिस्सा है मान्यवर। आप बोलिए, ये उसी बेरोजगारी उसी का हिस्सा है, आप बोलिए। बेरोजगारी उसी का हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि अनुपूरक पे उस पर डिमांड की गई है कि हम नौजवानों के लिए ये ला रहे हैं और ये धन हमको चाहिए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले अभी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसका ही अब आप देखिए कि हमारी सिंसियरिटी ये है कि जिसको हम बुनियादी एजुकेशन कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा, उसमें हमने पूरा धन नहीं खर्च किया, हम मांग रहे हैं। तो सवाल ये कि हम कितने सिंसियर, विद्युत की बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात कि मेरी विधानसभा मुबारकपुर में 2011 में पिचरी ग्राम सभा है, जिस पिचरी एक जगह है जहां इब्राहिमपुर ग्राम सभा, 2012 में इसी 2011 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो इसी प्रदेश का धन, जनता का धन, मैं बार बार कहता हूं ये जनता का धन है, करोड़ों रुपया लग के, 3 करोड़ रुपए लग के सरकार ने वहां पे एक उपकेंद्र बनाया विद्युत का, उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम कितना, हमारी सिंसियरिटी का लेवल क्या है कि आज तक वो नहीं चल पाया। 1 एकड़ में फैला हुआ उपकेंद्र, एकदम उसका कोई वो नहीं, और आज मशीनें सड़ रही। 5-7 करोड़ रुपए लगा करके वही मुबारकपुर में बस अड्डा बना, सपा की सरकार में आज तक वो ऑपरेटिव नहीं हो पाया। सड़कों का हाल आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाओ, वो सही कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, आप कहीं भी किसी रोड पर चल के देख लीजिए, हम लाख दावे करें, लेकिन सड़क का हाल, जमीनी हकीकत क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं तो हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी एक बार अपना दौरा आजमगढ़ लगा लीजिए, और जो सदर अस्पताल है हमारा मेन सिटी का, जो कलेक्ट्रेट है, उस रोड पे कृपया करके आप चले गए, तो शायद आपको पता चल जाएगा। आपका विषय आ गया, माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय अध्यक्ष जी, अभी विकास की बात हो रही थी, अभी हमारे भाई भी कह रहे थे कि नाम बदल दिया। मैं तो बहुत गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये कि इस लखनऊ को हमने भी देखा है, और हमसे ज्यादा आप सबने देखा। जितनी ईमानदारी से विकास हमारी सरकार और माननीय बहन जी के शासन में हुआ, उतना कभी नहीं। नाम तो आपने भी बदला, ये जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, ये माननीय बहन जी ने बनवाया था काशीराम जी के नाम। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही, वो माननीय बहन जी ने बनवाया। आप समाप्त करिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि कोई बात नहीं, वो तो जैसा लोग करेंगे उनको मिलेगा। आज इस प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। जिस तरह से शासन माननीय बहन जी ने चलाया, ठीक है, सारे समाज को लेकर के, आप देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं कि ये भी भाई इधर आएंगे, अब ये तो इधर आ चुके, अब हमारा नंबर है उधर जाने का। माननीय बहन जी आएंगे, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ते हालात में महाराजगंज जनपद से रोजी रोटी की तलाश में गया जंग बहादुर काबुल में फंस गया है। तालिबानी लड़ाकों की क्रूरता और असुरक्षा की आशंका से सहमा परिवार अपने घर के मुखिया की सरकार और प्रशासन से सुरक्षा वापसी की गुहार लगा रहा है। बता दें कि जनपद के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के श्याम देवरवा गांव निवासी जंग बहादुर पिछले 5 सालों से अफगानिस्तान के काबुल में एक प्राइवेट कंपनी में रहकर खाना बनाने का काम करता था। अपने घर का इकलौता कमाने वाला जंग बहादुर की 6 बेटियां एवं पत्नी घर पर हैं। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद से लगातार वो अपने परिवार के संपर्क में है और घर वापसी की कोशिश में जुटा हुआ है। उसकी बेटी मनीषा ने बताया कि मंगलवार की शाम 5 बजे उसके पिता का फोन आया था और काफ़ी घबराए हुए हैं। पिछले 5 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफगानिस्तान से सकुशल और सुरक्षित भारत लाने में मदद करें। गांव के प्रधान जनार्दन यादव का कहना है कि जब से उनके गांव के एक व्यक्ति की अफगानिस्तान में फंसे होने की सूचना मिली है, परिवार की मदद में वह लोग जुटे हुए हैं। पाकिस्तान में थे, वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई है। कह रहे हैं कि बेटा हम घर आएंगे, तो हम कहें कि वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। 5 दिन हो गए हम लोग खाना नहीं खाएं। अच्छा, कब फोन आया था उनका? 5:30 बजे कल आया था। क्या कह रहे थे, पूरी बात बताओ। क्या कह रहे कह रहे हैं बहुत घबराहट हो रही है, हम घर आना चाहते हैं। अच्छा, कब गए थे पापा तुम्हारे यहाँ से? 5 साल हो गया। अच्छा, तो कल फोन किया तो क्या बता रहे थे कि वहाँ जंग छिड़ी हुई है? हाँ, छिड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। और सब वहाँ पर कह रहे हैं कि ड्यूटी जाओ, तो हम बोले ड्यूटी नहीं जाएंगे, डर लग रहा है हमको, हम नहीं ड्यूटी जाएंगे, हम घर जाएंगे। तुम क्या चाहती हो, परिवार वाले क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं घर चले आएँ जल्द से जल्द। क्या सरकार से मांग है? मोदी जी से क्या करना चाहते हो? हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हमारे पापा को घर भेज दें, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। ठीक है बेटा। क्या दिक्कत है? आपके गांव में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, क्या जानकारी मिली है? हाँ सर, जानकारी मिली है। हमसे उनसे बात भी हुई जंग बहादुर जी से, और जंग बहादुर ने बताया कि हाँ युद्ध छिड़ गई है, ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, हम आना चाहते हैं। हमसे बात हुई, उसके बाद में फिर हमने अन्य लोगों से भी बताया सारी बात को, और हम यह चाहते भी हैं। और जंग बहादुर की 6 बेटियां हैं, ये कहीं कमाने वाले हैं, इनको तो दिक्कत है। हम लोग भी चाह रहे हैं, इनके परिवार भी उनका चाह रहा है कि सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन को वापस आ जाएं। अच्छा, कहाँ फंसे हुए हैं? यह फंसे हुए हैं काबुल में। आजमगढ़ में 25 रुपये गैस मूल्य वृद्धि और पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर जल सत्याग्रह किया गया। समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि यह सरकार जब से आई महंगाई चरम पर है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ नहीं रहा, और 2 दिन पहले 25 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर के 950 कर दिया गया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिन माता बहनों को मिला है उनकी सब्सिडी नहीं मिल रही है, और इस सरकार में गरीबों को महंगाई परेशान कर रही है। ये सरकार गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, यह गरीबों को ही मिटा देना चाह रही है और मिटा भी रही है। भाजपा सरकार जब से आई है सिर्फ बिजनेसमैन लोगों को फायदा पहुंचा रही है। किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र और सभी समाज के लोग परेशान हैं। सभी लोगों का शोषण हो रहा है और जनता 2022 का इंतजार कर रही है। इनको जवाब जरूर देगी, 2022 में इनको उखाड़ फेंकेगी। नाम लालजीत क्रांतिकारी है, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश। आज हम लोग तमसा नदी के मोठी घाट पे कोलघाट आजमगढ़ में आज हम लोग जल सत्याग्रह किए हैं, और जो 2 दिन पहले गैस सिलेंडर का 25 रुपया दाम बढ़ाया गया था, उसको लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। यह सरकार कहती थी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सबको गैस सिलेंडर ये फ्री में बांट करके, और आज दाम कर दिए हैं 950 रुपया गैस का। कल परसों का फिर 25 रुपया बढ़ा दिए। तो ये जब से सरकार भाजपा की आई है तब से सिर्फ महंगाई कर रही है। ये लोग कहते थे भ्रष्टाचार, ये पेट्रोल डीजल का दाम। स्मृति ईरानी जी लेके गैस सिलेंडर बैठ जाती थी रोड पे धरना करती थी, तब कहती थी अब महंगाई जो है कि डायन हो गई है। अब मैं इनसे स्मृति ईरानी जी से, पेट्रोलियम मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से कि ये अब क्या है, ये डाइन से अब क्या हो गई, चुड़ैल हो गई या शैतान हो गई, अब क्या हो गई, अब ये बताएं। ये महंगाई गैस दे करके गरीबों को बांट करके गरीबों का जो पैसा था वो भी जो है कि अपने जेब में डालने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, गरीबों का शोषण हो रहा है। इतना मतलब कहने वाली बात नहीं है, जितना इस सरकार में सिर्फ अगर
शोषण हो रहा है, तो गरीबों का शोषण हो रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ा करके, डीजल का दाम बढ़ा करके, पेट्रोल का दाम 100 के पार, डीजल का दाम 100 के आसपास, सरसों का तेल 200 के पार, हर एक सामान इनके सरकार में सब जो है कि महंगा करने का काम किए हैं। आज उसको लेकर के हम लोग जल सत्याग्रह किए हैं तमसा नदी में, और अगर ये लोग कम नहीं करते हैं तो बृहद आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरा बाध्य रहेंगे। और संघ व पार्टी के तेज तर्रार एवं आशावादी व समर्पित कार्यकर्ता की खुदकुशी से स्थानीय इलाका इकाई सहित पूरा परिवार सदमे में है। उनके उत्कृष्ट योगदान पर भाजपा ने पार्टी के झंडे में 100 को लपेटकर अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 25 वर्षों से लगातार सक्रिय भूमिका में रहे और कप्तानगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्त के अपने ही घर में खुदकुशी करने से स्थानीय इकाई सहित पूरा परिवार सदमे में है। उनके निधन की सूचना पूरे आजमगढ़ क्षेत्र के साथ साथ लखनऊ तक भी आग की तरफ फैल गई। सूचना मिलते ही संघ व पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता के साथ साथ जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उनके आवास पर हिला लग गया। बता दें कि राजेश कुमार गुप्त पार्टी व संघ के हर कार्यों में बड़ी तत्परता और कर्तव्य निष्ठा से भाग लेते थे। महाराजगंज ब्लॉक की तरफ से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए महाराजगंज ब्लॉक को जिले में अग्रणी रखा था। परिवार वालों ने बताया कि पता नहीं कब अपने कमरे से निकलकर नीचे हाल में आकर खुदकुशी कर ली। इसकी भनक तक परिवार वालों को नहीं लगी। खुदकुशी के कारण की जानकारी होने से परिवार अत्यंत दुखी है। राजेश कुमार गुप्ता अपने सहज स्वभाव, बेबाक वाक्पटुता और मृदुभाषिता से लोगों का दिल जीत लेते थे। उनके इस तरह से दुनिया छोड़ने पर उनके जानने पहचानने वालों का भरोसा ही नहीं हो रहा है। उनके अंतिम संस्कार में आए भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आंखें नम रही, तो कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो निधन पर गला भर आने से बोल भी नहीं सके। उनके अंतिम संस्कार में भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह, पूर्व अध्यक्ष जयनाथ सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल, जिला पंचायत सदस्य रामपाल सिंह, उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र, वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, आशुतोष मिश्र, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी व भूपेश मिश्र जैसे कई बड़े नेताओं शामिल हुए। लगभग 25 वर्षों से पार्टी के निरंतर कार्य करते रहे और व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम रहता था उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, और जो भी चाहे लखनऊ से कोई नेता आता था या आजमगढ़ से हम लोग आते थे, बिना राजेश से मिले हम लोग नहीं जाते थे। हम लोगों की व्यक्तिगत हमारी और पार्टी की बहुत भी अपूर्णीय क्षति हुई है, और हम सब पूरा भारतीय जनता पार्टी शोकाकुल परिवार ईश्वर से ही प्रार्थना करता है उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नकल पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति सठियाव रेलवे फाटक के पास खड़े हैं, जिनके पास अवैध असलाह है, हो न हो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु खड़े हैं। सूचना पर विश्वास कर चौकी प्रभारी सठियाव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से एक अवैध असलाह, कारतूस और चाकू बरामद हुआ, तो वहीं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण तहसीलदार यादव पुत्र सुरेश यादव ग्राम देवरिया खालसा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ व दीपक चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान ग्राम पोछड़ा आईमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर चालान किया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वप्रथम जिले की सीमा लोहरा टोल प्लाजा पर आर.के. शर्मा का रमाकांत मिश्रा की अध्यक्षता में स्वागत किया गया। तत्पश्चात पटेल इंटर कॉलेज प्रांगण में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम योजना बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा व विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय व कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील पांडे तथा संचालन हरीश तिवारी ने किया। अपने संबोधन में के शर्मा ने बताया कि हमें भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उसी के लिए यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब समान हैं। यहाँ ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। मेरे पिताजी भी एक कृषक परिवार से थे। मुझे नौकरी छुड़वाकर एक नई जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा हमारी और पार्टी है और आपकी पार्टी है, इसमें कोई भाई भतीजा वाद नहीं है, समाजवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। भाजपा के लालगंज जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अतरौलिया विधानसभा के प्रभारी जी
और मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलने का अवसर मिला। स्वाभाविक रूप से यहाँ बरसात हो रही है, छोटी सी जगह है, कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए उन्हें थोड़ी असुविधा भी हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और इतने उत्साह के साथ कार्यकर्ता बहुत देर से यहाँ अपने वरिष्ठों की, अपने नेताओं की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनसे मंत्र लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो जिला अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारीगण हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ राज्य के नेतृत्व ने इन कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने का दायित्व दिया था। उस दायित्व की पूर्ति हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी थोड़ा उनका मार्गदर्शन किया। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आगामी चुनाव के लिए सर क्या आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा अधिक सीटें। जिले के जहानागंज ब्लॉक के रानीपुर थरवारा गांव में खंडित शिवलिंग को ग्रामीणों के जन सहयोग से गांव में 1 कुंतल 5 किलोग्राम की शिवलिंग की पूरे विधि विधान से स्थापना की गई। रानीपुर धरवारा गांव के समीप एक छोटे से शिवलिंग की स्थापना की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से शिवलिंग खंडित हो गया था। सावन माह में खंडित शिवलिंग को देखकर गांव के ही जितेंद्र पांडे, हृदय नारायण सिंह, रणधीर सिंह आदि ने जन सहयोग से नए शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया। इस दौरान ग्रामीण भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और शुक्रवार को 1 कुंतल 5 किलोग्राम का शिवलिंग की स्थापना गाजे बाजे पूजा पाठ के साथ ग्रामीणों की उपस्थिति में क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाथ पांडे। अच्छा, आज स्थापना हुई है शंकर भवन, कैसे क्या है? यह यहाँ सनातन मूर्ति रही है। यहाँ शिव सागर के नाम से लोग इसको जानते हैं। हमारे पुरखा पुरनिया सभी लोग बहुत दिनों से चला आ रहा है, सनातन मानिए उसको। जो मूर्ति जो है खंडित हो गई थी, पुनः गांव के सहयोग से वहाँ नई मूर्ति स्थापित की जा रही है शिवलिंग, जिससे गांव के लोगों में बहुत हर्षोल्लास है और सभी लोग बहुत खुश और प्रसन्न मुख से यहाँ मूर्ति की स्थापना के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार पांडे, छोटू बाबा। अच्छा, इस गांव में आज शिवलिंग स्थापना हुई है, कौन सा गांव है ये? रानीपुर धरवारा गांव पड़ता है, जहानागंज ब्लॉक। आज स्थापना हुई है, कैसे क्या है? जी, पहली बार शिवलिंग तोड़ा गया, कोई देखता नहीं है, यहाँ पर कोई देखता नहीं है, कौन तोड़ के चला जाता है, हम लोग को कुछ नहीं पता। फिर दोबारा बाबा बैजनाथ धाम से लाया गया, उसको भी तोड़ दिया गया। तो हम लोग आए एक दिन पूजा करने के लिए घूमते हुए सावन में, तो हमारे बड़े भैया यहाँ जितेंद्र नाथ पांडे जो हैं बगल में, वही देखे तो बताए कि छोटू शिवलिंग खंडित है, खंडित का पूजा नहीं किया जाता है, उसको हटवा दो, जो पूजा कर रहा है सबसे बड़ा दोष है। तो हम लोगों ने कहा चलिए, तो हम गए अपने गाँव के वार्ड नंबर 3 के BDC सुभाष यादव जी हैं ये बगल में, इनसे बोले कि चलिए साथ अगर 2-4 लोग देते हैं तो हम लोग यह मूर्ति बड़ी लाते हैं। तो 1 कुंटल 5 किलो इनका वेट है भोलेनाथ महाराज का, और पूर्ण विश्वास है कि इस बार कोई तोड़ना भी चाहेगा तो नहीं तोड़ पाएगा। क्या लगता है इस मूर्ति से गांव के लिए? अरे सर, जिस दिन से हम लोग बनवाए, पूछिए मिस्त्री आए थे, बोलो कि बाबा 2 दिन इनको जल से भिगोना पड़ेगा, तरी देना पड़ेगा, और 2 दिन बाबा की कृपा हुई, उसी दिन 2 घंटा बाद बारिश चालू हो गई। बोलिए हर हर महादेव। लगातार हो रही बारिश की वजह से वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर तथा बुधनिया रोड पर बारिश का गंदा पानी जमा होने से आवागमन बाधित हो रहा है। वहीं लोगों के घरों तक बरसात का पानी घुस रहा है तथा नालियों का गंदा कीचड़ सड़कों पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा नालों की साफ सफाई सही ढंग से नहीं होने पर आए दिन बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। वही सड़कों पर कीचड़ होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर क्षेत्र के लोहिया नगर वार्ड में भारी जल जमाव होने से आवागमन बाधित है, तो वही सबसे अधिक खतधारकों वाला यूनियन बैंक शाखा पर आज आने जाने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बुधनिया रोड पर कई दिनों तक जल जमाव होने से लोगों को गंदे काई युक्त पानी से होकर गुजरना पड़ता है। नाली या गंदा कचरा सड़कों पर पड़ा रहता है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। तो वहीं घरों में बदबू की वजह से रहना भी मुश्किल हो जाता है। नगर द्वारा जल निकासी को लेकर अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया, जबकि स्थानीय लोगों द्वारा उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर, शासी अधिकारी को कई बार पत्र भी सौंपा गया है।
आइए सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। किस वार्ड की निवासी और क्या समस्या इसके बारे में? मैं गुड्डू सोनकर सर, वार्ड नंबर 4 से। सर यहाँ पे जो है हल्की सी बारिश होती है तो ये देख रहे हैं आप नाली, यहाँ पे काफ़ी जल जमाव हो जाता है और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारा घर यहाँ पे है और उसमें घुसकर हम लोग पानी में कचड़े सहित हम लोग घर के अंदर जाते हैं और कचड़ा भी अंदर तक जाता है, हमारे घर के अंदर तक जाता है। काफ़ी दिक्कत होती है और हम लोग आने जाने के लिए हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कचड़ा आप देख ही रहे हैं कि आधे रास्ते तक पूरा कचड़ा आ जाता है और जो है घर के सदस्य और लोग नहीं आ पाते हैं, घर के अंदर हैं तो अंदर ही रहते हैं जब तक पानी हट नहीं जाता है। और यहाँ पर कोई भी साफ़ सफाई करने नहीं आता है कभी भी, पूरे बरसात भर। आप देख रहे हैं कि कितना कचड़ा जमा हुआ है यहाँ पे। जब भी हल्की सी दिन भर में 2 बार 3 बार बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है और 2 बार 3 बार बारिश हो रही है और मतलब जब भी बारिश हो रही है पूरा रोड भर जा रहा है जल से और कचड़ा जो है ऊपर आ जा रहा है। कभी कोई सफाई कर्मी आया? कोई नहीं आता है। आप देख रहे हैं कि मतलब सफाई करने कोई भी सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं आता है। जैसे 3 दिन से कचरा है, काई भी जम गई है। काई जम गई है और लोग गिर जा रहे हैं, हमारे घर के सदस्य गिर गए हैं, अंदर जाते वक्त गिर गए हैं। मतलब फिसलन काफ़ी है और घर के अंदर नहीं जा पाते हैं। कस्टमर चढ़ते हैं कचरा? कस्टमर, मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, दिन भर में 50 कस्टमर आते जाते रहते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। लोग कचड़ा लेके मेरे दुकान के अंदर घुस जाते हैं, लगा हुआ पैर के अंदर जो है कचड़ा लगा होता है और दुकान के अंदर घुसते हैं मेरे। काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। टाउन एरिया से क्या मांगे? क्या सर सफाई होनी चाहिए, अच्छे से सफाई होनी चाहिए, या तो इस रोड को नाली को बनवाया जाए, सही करवाया जाए ताकि यहाँ पे जल जमाव ना हो। हल्की सी बारिश की वजह से। का नाम और किस वार्ड के निवासी हैं इसके बारे में बताइए। हम वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर के निवासी हैं और मेरा नाम महेश कुमार गुप्ता है। ये आपके घर के सामने कचड़े पूरे जमे हुए हैं और इसके बारे में बताइए क्या है? ये तो हल्की बारिश भी होती है तो नाली का पानी ऊपर और कचरा सहित आ जाता है और हम लोग दुकानदार हैं और हम लोगों के लिए इतनी दिक्कत है कि कई बार तो मैं ही फिसल करके गिर गया हूँ और कस्टमर भी 1-2 गिर चुके हैं। ये कचरा साफ करने का सफाई कर्मी आया हो? या सफाई कर्मी आते हैं लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और न इधर कभी मच्छर का दवा का छिड़का हुआ है, न चूना का छिड़का हुआ है और हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। इसी कचरे की वजह से मच्छर भी लगते हैं, हो सकता है उसमें मलेरिया का भी मच्छर हो जो हम लोगों के लिए घातक हो सकता है। नाम भैया और नगर पंचायत लोहिया में क्या समस्या है उसके बारे में बताइए। मैं दिनेश कुमार मदेसिया, जिला कार्य समिति सदस्य, नगर पंचायत मनोनीत सभासद दिनेश मदेसिया। नगर पंचायत की समस्या बहुत विकराल है। हर प्रत्येक मीटिंग में जब भी मीटिंग में मुद्दा उठता है बुधनिया रोड का, उसमें जलमग्न हो जाता है पूरा एकदम। उसमें ऐसा होता है कि जैसे 10 मिनट अगर बरसात हो जाए तो पानी से जल अवस्था हो जाता है। उसमें ऐसा हो कि धान रोपने के भी काम कर रहे हैं तो अनुपयुक्त नहीं होगा। मायावती ने ब्राह्मणों को विधायक बनाने के साथ ही मंत्री भी बनाकर सम्मानित करने का काम किया। उक्त बातें सपा के उक्त बातें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्र ने बृहस्पतिवार को MST पॉलिटेक्निक कॉलेज पालपुर खरेला में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए बातें कहीं। समाजसेवी बसपा के दिग्गज नेता राजा संतोष कुमार सिंह मिश्रा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि चाहे सपा की सरकार रही हो अथवा भाजपा की वर्तमान सरकार हो, दोनों में ही ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया है, निर्दोष हत्या की जा रही है। सपा व भाजपा दोनों ही ब्राह्मण विरोधी हैं। विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं बल्कि सोच समझी रणनीति के तहत भाजपा सरकार ने हत्या की है। उन्होंने कहा कि हम प्रबुद्ध समाज से अपील करते हैं कि दलित व ब्राह्मण एक हो जाए तो बसपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। कार्यक्रम आयोजक राजा संतोष मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा सबका हित चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की राह पर चलकर सभी लोगों का भला करने का सोचता है। हमारे दुश्मन जानते हैं जो मीडिया कर्मी हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं पूर्वांचल के जो मुझे नहीं जानता। परिचय पूछना चाहते तो मैं चेयरमैन संतोष कुमार मिश्रा, ग्राम खरहला, पोस्ट सरायपट्टी, जनपद आजमगढ़ निवासी। और जो आप लोग आए हैं मीडिया जितने भी बंधु हैं उनका सम्मान है प्रांगण में। और जो कहा गया आप लोग जानते हैं, उसमें कोई बात छिपाने की बात नहीं है। कि फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की अराजक सरकार, ब्रह्म हत्या के आरोपी सरकार को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसमें बहन कुमारी मायावती जी और
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में एक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। आज इसको सफल बनाना है, सफल हो गया है। मीडिया से अनुरोध है कि आप लोग इसको सफल। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? कहीं से चुनाव लड़ने का भी होगा? चुनाव लड़ना न लड़ना कोई मायने नहीं रखता समाज के लिए। समाज की आवाज उठाना मायने है। अगर उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती का निर्देशन होगा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का निर्देशन होगा, उसको भी चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ करके ही, विधायक बन करके ही, ये नहीं कि समाज सेवा भी करता है। जो समाज की सेवा करता है किसी पद पर आसीन होकर कर सकता है, न कि वो विधायक सांसद बन के कर सकता है। मैं इसको नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। भाजपा उसको अपने पारी में करना चाह रही है, एक ध्रुवीकरण करके। देखिए, अब भाजपा का इस तरह के जो तौर तरीके हैं लोगों को भटकाने का, लोगों को सही मुद्दों से हटाने का, किसान क्यों मर रहा है, 500 किसान मर गया आंदोलन करते करते, उनको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी ज़मीन छीनने का योजना बना दी, हमेशा हमेशा के लिए कानून बना के 3 को महिलाओं के साथ हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में दुराचार हर 2 घंटे में हो रहा है। ये ऐसा तो प्रदेश चल रहा है। और किसान लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। इतनी अनेकों समस्याएं इनके सामने आ गई हैं जो इनसे संभाले नहीं समझ रही। तो इसलिए ऐसी ही चीज़ों को लेकर के कभी जनसंख्या के बारे में, कभी ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें कि 2 बच्चे हों, 1 बच्चा हो, कभी कुछ करेंगे। इसी तरह की बाधाएं बना करके ये लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे कि मुख्य मुद्दे से लोग अपनी रोटी रोजी, पेट की परेशानी से अलग उठ जाएं और इसमें उलझ के रह जाएं। और इसीलिए आपने देखा है कि उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए हर महीने 300 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं हर महीने। ये तो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है, 300 करोड़ खर्चा होते हैं। अभी फिर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खाली अपने प्रचार प्रसार के लिए फिर पारित कर दिया कि वो पैसा पूरा खत्म हो रहा है। और चीज़ों के लिए, स्कूलों के लिए नहीं, अध्यापकों के लिए नहीं, टीचरों के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, असली रूप है। सर, अयोध्या में जिस तरह से आजमगढ़ की रोडवेज स्थित एक होटल में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी की शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संगठन के पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा ने संगठन के सभी अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आने वाले निधि में होता है। उस पर लगाम लगाने के लिए सभी अधिकारी आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेकर भ्रष्टाचार की पोल खोलने का कार्य करें। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक उनके संगठन द्वारा जनपद में कई भ्रष्टाचारियों का खुलासा किया है और उनका संगठन भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। उन्होंने संगठन पदाधिकारियों को प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग लेकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। देते हुए बताइए, आज यहाँ किस संबंध में बैठक की गई? हम प्रभुनारायण पांडे प्रेमी मंडल संरक्षक एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया, आज जो मीटिंग हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित कमलेश ओझा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं, उन्होंने यह एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के माध्यम से देश में जो भ्रष्टाचार है, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, चाहे प्रशासन हो, चाहे असंगठित हो, चाहे संगठित, सबको जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, जिससे देश में अमन चैन है। परिचय देते हुए ये बताइए कि संबंध में यहाँ पे ये बैठक हुई है और यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे निर्णय लिया गया? मैं पंडित कमलेश ओझा, संस्थापक ऑब्लिक राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया। यह बैठक जो की गई है, इमरजेंसी बैठक हमारे कम पदाधिकारियों के साथ की गई है और कार्यों की समीक्षा की जा रही है कि अन्याय, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पदाधिकारियों ने कितना कार्य किया है, या हमारे द्वारा बनाए गए संगठन का जो उद्देश्य है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने काम क्या किया है। पहला तो यह मेरा रहा कि इसके लिए बैठक की गई।
तत्कालीन बैठक बुलाई गई है। दूसरा, मैं सभी पदाधिकारियों के आदेशित करता हूँ कि पदाधिकारी मेरे निर्भीक और निडर हो करके, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय और का अगर उनको साक्ष्य मिलता है तो उस पर अपने पेपर पर, लेटर पैड जो है उनका, उस पर आगे बढ़ावें। शासन से लेके प्रशासन के उच्च सक्षम अधिकारियों को सूचित करें और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी व केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह को भी सूचित करें कि आपके शासनकाल में कितना यह अपराध, अन्याय और अत्याचार आबलिक भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो वह भी लोग, प्रशासनिक और शासन के अधिकारी, उसकी समीक्षा करें और समीक्षा करके अगर कम नहीं हुआ है तो उसको प्रयास करें कि यह भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है वह कम हो और समाप्त हो। इस बैठक में ये भी हुआ। तीसरा हुआ कि मेरे पदाधिकारियों द्वारा, पदाधिकारी को मान लीजिए आवेदक, मेरे आवेदक द्वारा आवेदन देने पर अगर किसी शासन या प्रशासन में आप आवेदन देते हैं तो सक्षम पदाधिकारी जो है, सक्षम अधिकारी जो है शासन प्रशासन के, उस पर आदेश करते समय नियत तिथि करें। तिथि जब नियत करेंगे तो पुनः उस तिथि नियत पर पुनः उसकी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा समीक्षा करें कि क्या जो आवेदक द्वारा आवेदन दिया गया था उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। अगर निस्तारण हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वप्रथम जिले की सीमा लोहरा टोल प्लाजा पर आर.के. शर्मा का रमाकांत मिश्रा की अध्यक्षता में स्वागत किया गया। तत्पश्चात पटेल इंटर कॉलेज प्रांगण में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम योजना बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा व विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय व कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील पांडे तथा संचालन हरीश तिवारी ने किया। अपने संबोधन में के शर्मा ने बताया कि हमें भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उसी के लिए यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब समान हैं। यहाँ ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। मेरे पिताजी भी एक कृषक परिवार से थे। मुझे नौकरी छुड़वाकर एक नई जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा हमारी और पार्टी है और आपकी पार्टी है, इसमें कोई भाई भतीजा वाद नहीं है, समाजवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। आज सुनाते हैं कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। भाजपा के लालगंज जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अतरौलिया विधानसभा के प्रभारी जी और मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलने का अवसर मिला। स्वाभाविक रूप से यहाँ बरसात हो रही है, छोटी सी जगह है, कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए उन्हें थोड़ी असुविधा भी हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और इतने उत्साह के साथ कार्यकर्ता बहुत देर से यहाँ अपने वरिष्ठों की, अपने नेताओं की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनसे मंत्र लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो जिला अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारीगण हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ राज्य के नेतृत्व ने इन कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने का दायित्व दिया था। उस दायित्व की पूर्ति हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी थोड़ा उनका मार्गदर्शन किया। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आगामी चुनाव के लिए सर क्या आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा अधिक सीटें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती शुक्रवार को फरासटोला वार्ड में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल को झंडा पताका से आकर्षक रूप से सजाया गया और मध्य में अपने प्रिय नेता के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी
श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सदाब खान ने स्वर्गीय राजीव गांधी की जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अल्प समय में हमारे प्रिय नेता ने जो भारत को दिया वह अविस्मरणीय है। हमें उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम करना है। इसके बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर सदाब खान के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत कराया गया। साथ ही स्वर्गीय राजीव गांधी के वक्तव्य से अवगत कराया गया। उक्त सभी कार्यक्रम शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जन्म दिवस के अवसर पर यह गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे देश भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। इनके शासनकाल में शासन का उनका बहुत छोटा था, लेकिन उसी छोटे शासनकाल में इन्होंने भारत को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इन्हीं के शासनकाल में संचार क्रांति आई, जो आज भारत के हर नागरिक के हाथ में मोबाइल फोन, लैपटॉप जो हम देख रहे हैं वो इन्हीं की देन है। इन्हीं के शासनकाल में संचार क्रांति आई और तब से लगातार देश तरक्की करता रहा। उसके बाद अचानक राजीव गांधी की आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उन्हीं के परिवार से ये बिलोंग करते। तो हम गरीबों के मसीहा जो थे वो कांग्रेस पार्टी थी। आज हमारी पार्टी जो है चारों तरफ जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बकिया जिले में हमारी पार्टी जो है मजबूत है, सुदृढ़ है और ये काम किया है। इसलिए हम जो है इस पार्टी से बंधे हुए हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, इफ यू आर यूनाइटेड नोबडी कैन बी डिस्टर्ब। यदि आप संगठित रहेंगे तो कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऑलवेज गो ऑन फाइटिंग टू फाइट फॉर रियल वर्क। हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहे और लड़ना चाहिए। ये हमारा संविधान है। हम अपने संविधान की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है और एकजुट होकर के हमें जो है कांग्रेस का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नकल पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल परीक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति सठियाव रेलवे फाटक के पास खड़े हैं, जिनके पास अवैध असलाह है, हो न हो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु खड़े हैं। सूचना पर विश्वास कर चौकी प्रभारी सठियाव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से एक अवैध असलाह, कारतूस और चाकू बरामद हुआ। तो वहीं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगढ़ तहसीलदार यादव पुत्र सुरेश यादव ग्राम देवरिया खालसा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ व दीपक चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान ग्राम पोषड़ा आईमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर चालान किया गया। आजमगढ़ जनपद में चलाए जा रहे जय भारत महासंपर्क अभियान कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि जिला कांग्रेस कार्यालय पर भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह रानी की सरायवाला के अनौरा में एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद तबरपुर ब्लॉक के अबड़िया न्याय पंचायत में तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अनिल यादव ने पाइंदापुर न्याय पंचायत में द्वितीय दिन के कार्यक्रमों का आरंभ किया। इसके साथ ही जनपद के सभी 278 न्याय पंचायतों में अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में प्रवास कर रहे कांग्रेस नेताओं ने मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के तहत सुबह प्रभात फेरी किया और उसके उपरांत ग्रामीणों के साथ भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 30,000 गांव और वार्डों में हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता महाप्रवास कर रहे हैं।
हम लोग गाँव में वार्डों में रुके हुए हैं। आज मैं आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा के एक गांव में रुका हुआ हूं, यहां प्रवास पे हूं। हमारे तमाम नेता जो है जगह जगह पूरे प्रदेश में आज प्रवास पर हैं। हम इन प्रवास के दौरान लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं। साथ ही साथ जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, जो खेती किसानी का सवाल है, जो युवाओं के बेरोजगारी का सवाल है, और खास करके जो हाशिए का समाज है, जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक तबका है, उसके जो सवाल है, इन सारे सवालों पर हम जनता के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। और आजमगढ़ से खबर है जहां टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाले खेल प्रतिभाओं का सम्मान समारोह मुख्यमंत्री द्वारा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में किया गया। स्वागत समारोह में आजमगढ़ माटी की महक धोबिया कठखोड़वा नृत्य की जोरदार प्रस्तुति मुन्ना लाल लोक कला कौशल संस्थान द्वारा किया गया। पूर्वांचल के लोक नृत्य का बेहतरीन प्रदर्शन कर लोगों ने लाभ उठाया और काफी सराहा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा को पारदर्शी, ईमानदारी एवं शुचिता के साथ संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक सभी कक्षाओं में 100% निरीक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने भी कहा कि यदि किसी कक्ष में कक्ष निरीक्षकों की संख्या निर्धारित संख्या से कम है तो केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने उक्त निर्देश आगामी 24 अगस्त को आयोजित होने वाली प्रारंभिक और अर्हता परीक्षा 2021 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा इस वर्ष की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण है। इसे सकुशल एवं नकलविहीन संपन्न कराना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रश्न पत्रों को कक्षा में ही वीडियो कैमरे एवं छात्रों की उपस्थिति में ही खोला एवं सील किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कंपनी भी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसी समन्वय स्थापित कर फुल प्रूफ सुरक्षा में प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी से निर्धारित समय से प्राप्त कर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।